हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है चैप्टर 12 क्लास 12th का। ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। तो अगर गाइस आपने पिछले चैप्टर के चैप्टर 11 के वीडियोस देखे होंगे मेरे, तो आपको ये याद होगा कि उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी काम करती है ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, उसके अलग अलग टूल्स क्या हैं, और फिर हमने क्या पढ़ा था कि बहुत ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन अभी हमने करना है, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन करना है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ये भी कर सकते हैं। ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे पहले उन्होंने उसी बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी है, जो मैं अभी यहाँ पर लिखूंगी। तो इन्होंने क्या बोला है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इन्होंने बोला है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? वो डील करती है किसके साथ? वो डील करती है इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन के साथ। ठीक है। तो अगर आपको इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन करना है, किस चीज का इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन? बायोफार्मास्यूटिकल्स का, है ना। एक तो क्या है, बायोफार्मास्यूटिकल्स का, या फिर किसी भी तरीके के बायोलॉजिकल का। ठीक है। तो आप वो कर सकते हो, क्या यूज करके करोगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाई किए हुए माइक्रोब्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, या फिर एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनको एज बायोफार्मास्यूटिकल, एज बायोलॉजिकल आइटम्स यूज कर सकते हैं, और इसको हम इंडस्ट्रियल स्केल पर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो तीन जो है क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है। जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं। क्या है वो तीन रिसर्च एरियाज? बेस्ट कैटलिस्ट, ठीक है, प्रोवाइड कराना। एक तो ये है बेस्ट कैटलिस्ट, किसके फॉर्म में होगा? एंजाइम हो सकता है, माइक्रोब हो सकता है ना। तो बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड कराना, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट करना, किसके थ्रू? इंजीनियरिंग के थ्रू, जिससे कि ये कैटलिस्ट काम कर सके सही तरीके से, है ना। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन। ठीक है। और तीसरा क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से प्योरिफाइड फॉर्म में, ठीक है, अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करना। अब वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, है ना। तो जो आपकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उससे प्योरिफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में गाइस, कि ये जो आपका एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको अलग अलग फील्ड में पढ़ने वाले हैं। पहली जो हम फील्ड में पढ़ने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर। ठीक है। अब अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो बेसिकली किस तरीके से आप सोच सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, है ना। किस तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर सकता है? आप सोचिए, आप बताइए। ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जैसे पहला जो है वो क्या कर सकता है, कि जो आपका केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है ना, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। दूसरा क्या है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, अभी बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहे हैं। और तीसरा क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर किए हुए, जेनेटिकली engineered crop based
एग्रीकल्चर। ठीक है, तो तीन ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है एग्रीकल्चर, आपका जो एग्रीकल्चर है उसको बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से मे बी बेटर कर सकते हो। तो गाइस हुआ क्या कि सबसे पहले तो ना ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है बेसिकली कि हमने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे ऑलमोस्ट ट्रिपल कर लिया था हमने फूड सप्लाई। बट अब क्या है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो है उस उतने में काम चलेगा, हमारा जो फूड का रिक्वायरमेंट है उसमें नहीं चलेगा, है ना। तो अब उसके लिए क्या हुआ कि हमने बोला कि अब हम और एडवांस टेक्नोलॉजी लाते हैं जिससे कि हम अपना फूड सप्लाई बढ़ा सकें। ठीक है, और उसी का पार्ट है ये आपका बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमने क्या करा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जीन को ऑल्टर कर दिया, मॉडिफाई कर दिया या मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, अब ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये फंजाई भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको जब हम इनके जीन्स को जब हमने मॉडिफाई कर दिया या ऑल्टर कर दिया या मैनिपुलेट कर दिया, तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, इस प्रोसेस को बोला गया जेनेटिकली, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, है ना। और ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन ने कैसे हेल्प करी वो देखते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ने कैसे एग्रीकल्चर में हेल्प करी है। पहला पॉइंट तो यह है कि इसने ए बायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि आपका टेम्परेचर कम होना, ज्यादा होना, वाटर का कम होना सॉइल में, है ना, तो कोल्ड, हीट, सॉल्ट ज्यादा होना, जो है ड्रॉट वाली कंडीशन, है ना, तो ऐसे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, उनको प्लांट को टॉलरेट करने की जो उनकी क्षमता है वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो क्रॉप्स को ज्यादा टॉलरेंट बना देता है एबायोटिक स्ट्रेस से। दूसरा क्या है, केमिकल पेस्टिसाइड पे जो हमारा अभी तक रिलायंस है बहुत ज्यादा, है ना, और जो कि नुकसान करता है, क्यों, क्योंकि वो प्लांट्स का न्यूट्रिशनल क्वालिटी खराब कर देता है ना। बहुत सारे केमिकल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उस फूड आइटम के अंदर। ठीक, उस पे रिलायंस कम कर देता है। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और क्या है, आपका जो हार्वेस्ट के बाद लॉसेस होती हैं, है ना, उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, मिनरल का जो यूसेज है प्लांट से, ठीक है, प्लांट जो मिनरल यूज करता है उस, तो जो जो एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंट बना देता है उसको। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो फर्टिलिटी होती है ना सॉइल की, जो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है नॉर्मली, क्योंकि प्लांट बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहा होता है मिनरल को, वो जो है कम हो जाती है, तो आपकी फर्टिलिटी ज्यादा टाइम तक सॉइल में बरकरार रहती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है कि फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ाता है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गाइस, जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस ऐसा राइस है, ठीक है, जो कि विटामिन ए में रिच है। तो अब सोचो कि जिनको भी ये राइस पहुंचेगा, जो भी ये राइस खाएंगे, उनके साथ क्या होगा, उनके साथ ये होगा कि उनका जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो जाएगा, है ना, उनका न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके टेलर मेड प्लांट्स बना रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, वो आप सप्लाई कर दे रहे हैं इंडस्ट्रीज को, है ना। अब उसमें आप जैसे स्टार्च अगर चाहिए, फ्यूल चाहिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप वो टेलर मेड प्लांट बनाकर और प्रोड्यूस बढ़ाकर उनको दे सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही हम एक एग्जाम्पल देखेंगे गाइस, जो कि है, जो है एक पेस्टिसाइड का। ठीक है, अब जैसे कि एक टॉक्सिन होता है, उस टॉक्सिन का नाम क्या है, बीटी टॉक्सिन। ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया बनाता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है,
तो ये आप देख रहे हैं बीटी नाम ही आया है बैक्टीरिया के नाम से। ठीक। अब ये क्या होता है ना कि हम अगर क्लोन कर दे बैक्टीरिया से लेकर और प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दे इस जीन को, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है इंसेक्ट से। ठीक। और इंसेक्टिसाइड्स जो हम डालते हैं, जो केमिकल्स हम डालते हैं, वो उसकी जरूरत कम हो जाती है। ठीक। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे प्लांट्स ही बना दे रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दे रहे हैं प्लांट्स को जिनको इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक। ऐसा एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी टमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी कॉर्न, बीटी सोयाबीन, है ना। तो अब देखते हैं ये है क्या एग्जैक्टली। तो अब होता क्या है ना गाइस कि कुछ ऐसे स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के जो कि है बैसिलस thuringiensis। ठीक है। अब इसके ये जो स्ट्रेन्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि सर्टेन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को किल कर देता है। जैसे कि आपका टोबैको से रिलेटेड इंसेक्ट है, बीटल्स हैं, मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, है ना। तो इनको क्या करता है, किल कर देता है ये जो प्रोटीन है। ठीक है। अब आपका अगर ये प्रोटीन क्रिस्टल आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये प्रोटीन क्रिस्टल ना, ये बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर फेज में बना रहा है, उसके ग्रोथ फेज में बना रहा है। और इस प्रोटीन के अंदर क्या होता है, इनसे ये बेसिकली ये प्रोटीन होता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन। ठीक है। तो जब ये टॉक्सिन है प्रोटीन, तो बैक्टीरिया क्यों नहीं मर रहा है, तो बैक्टीरिया इसलिए नहीं मर रहा है क्योंकि जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर है प्रोटीन, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स बोलते हैं। ठीक है, वो है। लेकिन जैसे ही इसको इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और कैसे कन्वर्ट होता है, जो इंसेक्ट का गट है, जो इंसेक्ट का गट है, ठीक है, उसके एल्कलाइन पीएच के वजह से, उसके एल्कलाइन पीएच के वजह से, तो ये जो एल्कलाइन पीएच है, ये बेसिकली जो प्रोटीन का ऊपर का क्रिस्टल है उसको डिसॉल्व कर देता है। ठीक है। अब जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो उस इंसेक्ट के गट से, ठीक है, गट के एपिथेलियल सेल से, गट के एपिथेलियल सेल से जाकर जुड़ जाता है। और फिर इसमें क्या करता है, पोर्स बना देता है बहुत सारे। ठीक है। इसके वजह से सेल स्वेल कर जाता है और फिर लाइसिस हो जाती है, और फाइनली क्या होता है, वो इंसेक्ट मर जाता है। ठीक। तो अब ऐसे ना गाइस बहुत सारे अलग अलग तरीके के बीटी टॉक्सिन जीन है जो अलग अलग ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। इन जीन, बेसिकली ये जो जीन है ना, वो जिससे कोड हो रहे हैं, ठीक है, बेसिकली जो प्रोटीन है वो जिस जीन से कोड हो रहे हैं उसको बोलते हैं क्राई प्रोटीन, क्राई जीन। ठीक है। अब इसकी अलग अलग फॉर्म है, जैसे एक फॉर्म है क्राई 1AC, दूसरा फॉर्म है क्राई 2AB। ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग तरीके के ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बस क्या कर रहे हैं कि उसके अगेंस्ट प्रोटीन बना रहे हैं, उस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के अगेंस्ट, जिसको अगर इंसेक्ट ने आया प्लांट पर बैठा और उसने इंजेस्ट कर लिया तो इंसेक्ट मर जाएगा। ठीक। अब हम देखते हैं कि जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा साइड देखते हैं, प्लांट्स वाला साइड देखते हैं। अब आपके जैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स है तो बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे निमाटोड्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही रहते हैं। ठीक है। ऐसा ही एक जैसे गाइस निमाटोड है जिसका नाम है इनकॉग्निशिया, मिलेडोजीन जीन इनकॉग्निशिया। ये क्या करता है, टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है। और इसके से क्या होता है कि टोबैको प्लांट का जो यील्ड है वो बहुत कम हो जाता है। अब हमने क्या करा, इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है।
RNAi। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके सेल्यूलर डिफेंस का एक मेथड है ये सारे ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। इसमें क्या होता है कि हम स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए, ठीक है, जिसको कि आगे जो भी चीजें बनानी है उसको साइलेंस कर देते हैं। कैसे साइलेंस करते हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल के थ्रू। तो आपका जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है ना, वो आकर बाइंड कर जाता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए पर, और उससे क्या होता है, साइलेंस कर देता है वो मैसेंजर आरएनए को। ठीक। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है वो कहाँ से आ रहा है? वो वायरस से आ रहा है। ठीक है, तो वायरस का आरएनए जीनोम ले रहे हैं हम। ठीक है, उसके जेनेटिक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजॉन्स। उसके जेनेटिक एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांसपोजॉन्स। ठीक है, और वो क्या कर दे रहा है कि आपका जो आरएन इंटरमीडिएट आरएनए उसको रेप्लिकेट कर दे रहा है। ठीक है, अब ये जो रेप्लिकेटेड, अब क्योंकि ये दो आरएनए हो गए, ये खुद को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं। ठीक, और ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो इनिशिएट कर देते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, और ये जो है आपका वो साइलेंस कर देता है। फिर क्या साइलेंस कर देता है? जो आपका स्पेसिफिक आरएनए एमआरएनए बनने वाला है उसको। ठीक, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो निमेटोड है, ठीक है, अब वो जिसने निमेटोड के उस स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर दिया, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पैरासाइट जो है, जो निमेटोड है, वो सरवाइव ही नहीं कर पा रहा है होस्ट में। ठीक, क्योंकि आरएनए उसका इंटरफियर कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट में हमने इंट्रोड्यूस करा ये, ठीक है, जीन, जिसके वजह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है, वो आरएनए इंटरफेयर करा और साइलेंस कर दे रहा है, तो वो प्रोटेक्ट हो गया उस पर्टिकुलर पैरासाइट से। ठीक है, सो गाइस आपने देखा कितने सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर में। ठीक, तो इसके साथ ही हमने ये टॉपिक तो खत्म कर दिया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और गाइज अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे या तो कमेंट में बताइए इस वीडियो के, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं और मैं आपको डाउट सॉल्व करके वापस भेज दूंगी। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है। ठीक है, और गाइस अगर आप नए हैं चैनल पे, अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे वीडियोस जो मैं अपडेट करती रहूंगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।